हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैक्सिमम स्टोरेज का काम और एटीपी सिंथेसिस का काम जो है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1880 में इसको डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। और किसने डिस्कवर किया था इसको? उन्होंने एक इंसेक्ट की मसल सेल्स में इनको देखा था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है ये ज़्यादातर विजिबल होती है हमें अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम गोल्जी बॉडी को भी देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ये विजिबल होती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन तो हमें पता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को मैक्सिमम हम बोलते हैं मोर एक्टिव रीजन जो होता है सेल का। ठीक है, जितने भी रीजन है सेल है, हमें पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो जो मोस्ट एक्टिव रीजन होता है वो होता है वो वाला रीजन जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है सेल में। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं मोर एक्टिव रीजन। अब इसका स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है ये। ठीक है, और इसकी जो शेप है दैट इज ए स्यूसेज शेप्ड। हॉर्स सॉसेज जो शेप होती है उसकी तरह ये हमें दिखता है। स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और इसका जो साइज़ है 1.5 μm से वेरी करता है। ठीक है, और एक मज़ेदार बात ये है कि एक सेल में लगभग 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो है वो मेम्ब्रेन हमें दिखती है बाहर, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन सिस्टम हमें इसमें दिखता है। ठीक, इसके बाद हमें दिखता है इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे प्रोटीनियस जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ में उसमें होती है फ्यूर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ अ पोरीन। ठीक है, ये जो पोरीन एंजाइम है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? मेम्ब्रेन के बीच में पोरीन एंजाइम, पोरीन PORIN पोरीन एंजाइम जो है वो इसमें पोरीन प्रोटीन जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करती है? एक चैनल बनाती है ये मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो एक चैनल बनाती है। पोरीन प्रोटीन जो होती है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ओके, साथ में इसमें हम देखते हैं ये जो क्रिस्टे फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, इस तरह से क्रिस्टे फॉर्मेशन है। ये जो है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं इसके अंदर, इसलिए क्रिस्टे की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। और इन क्रिस्टे के साथ साथ क्या होता है? इंट्रा क्रिस्टल स्पेस प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस दैट इज़ अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है। साथ में क्रिस्टे जो होते हैं, ये वाले क्रिस्टे आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टा, ये जो फॉर्मेशन है ग्रुप से अंदर की तरफ, इसको क्रिस्टा बोलते हैं। लेकिन जब एक क्रिस्टा और दूसरे क्रिस्टा के वॉल के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटर क्रिस्टल स्पेस। और जो अंदर वाले साइड जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्पेसेस को। इसके बाद जो क्रिस्टल स्पेसेस होते हैं उनके अंदर एक बॉडी, राउंड बॉडी, लॉलीपॉप टाइप की शेप की जो बॉडी होती है इस तरह से, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इस बॉडी को हम कहते हैं ऑक्सीजोम। ठीक है, ये जो क्रिस्टे का काम होता है दैट इज़ इंट्रा क्रिस्टल स्पेस जो होता है ये बहुत ही नैरो होता है और इंटर क्रिस्टल स्पेस एज़ कम्पेयर टू इंट्रा क्रिस्टल स्पेस थोड़ा सा वाइड होता है। ठीक, अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंट्रा क्रिस्टल जो स्पेस होता है उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ही प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इंटर क्रिस्टल स्पेसिस हैं बाहर वाली साइड में, वहाँ पे ये वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक नॉव लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम।
ऑक्सीजोम। अब ये ऑक्सीजोम जो है ये मेन रोल प्ले करता है। इसमें एक हेड पीस होता है और बीच में स्टॉक होती है और लास्ट में ये जो है इसका जो बेस, ठीक है, वो वाला पार्ट होता है। तो एक हेड होता है, स्टॉक होता है और बेस पीस होता है। अब देखो इसमें जो हेड पीस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं F1। जिसका हेड पीस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं F1 और जो बेस पीस है उसको बोलते हैं हम F0। अब ये F0 और F1 आपस में बनाते हैं F1 कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, यही कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम जो है उसको ये रिलीज़ करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है एक एंजाइम को, दैट इज़ ATPase, जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है। ATP सिंथेटेज जो एंजाइम है, बस यही एंजाइम जो है वो मेन काम करती है ATP की सिंथेसिस के लिए। तो मेन जो पोर्शन और जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है ATP की सिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर मिल ऑफ द सेल कहा जाता है, स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, ATP मिल कहा जाता है, वो सिर्फ ऑक्सीजोम की वजह से ही इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये है इसका मेन। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं DNA भी होता है प्रेजेंट, इस स्ट्रक्चर में तो नहीं दिया हुआ है। DNA जो है सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। जो सर्कुलर DNA है ये नेक्ड होता है, नेक्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है प्रोटीन है उसकी पैकिंग नहीं होती है, सर्कुलर DNA इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं दैट इज़ ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, क्योंकि ये क्या कहती है, खुद को फिर से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और आपको पता है जहाँ पे DNA होता है वहाँ पर एप्लीकेशन होती है, ठीक। साथ में जो सेल्फ ट्रांसक्राइब्ड भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये RNAs जो हैं इसमें RNA, tRNA, mRNA वगैरह है, तो इसकी ये ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेता है, ठीक है। प्रोटीन मेकिंग मशीनरी तो कहते हैं क्योंकि इसमें होता है राइबोसोम भी प्रेजेंट, ठीक। अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, देखो ये राइबोसोम है, ये भी प्रेजेंट है इसमें, ओके। साथ में ऑक्सीजोम है तो वो ATP सिंथेटेज को रिलीज़ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक और है कि जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक 70S जो है वो एंडोप्लाज्मिक जो 70S जो है वो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो 70S यानी कि S आपको पता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, 70S वाला प्रेजेंट होता है। वैसे बेसिकली प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है ये, लेकिन यूकैरियोट में जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होती है उसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब कुछ था इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन में अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करें तो जो कैल्शियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, और रिलीज़ करता है कैल्शियम आयन 2, ठीक, यानी कि कैल्शियम आयन की रेगुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम आयन तो आपको पता है हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है और बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी बनाता है, ठीक है। और साथ में एक एंजाइम होती है, ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फैटी एसिड्स जो हैं वो उनकी भी सिंथेसिस होती है। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू।